Welcome back to my YouTube channel. This is the fourth part of UPSC Assistant Planning and Assistant Architect exam. These questions will also help you in your GATE Architecture 2023 exams and various PSCs, urban planning and urban development or architectural exams. So if you are new to this channel, please do like and subscribe. So let's start with the first question of today's video. So far we have seen 41 questions in previous three parts. We will skip this 42 question, then start with the 43rd. In building automation system, smart window possesses which of the following function? Control of optical transmittance, control of thermal transmittance और कंट्रोल ऑफ थर्मल एब्जॉर्प्शन. तो दोस्तों, जो स्मार्ट विंडो होती है उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसमें टॉप में आता है उसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रिस्पॉन्स, जिसमें वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर हमें बिल्डिंग कंफर्ट के लिए हीट रिक्वायरमेंट है तो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को वो इन करती है, और अगर हमें रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा कूलनेस चाहिए तो जो ग्लासेस हैं उन्हें थोड़ा सा शेडी बनाती है, जिससे कि जो सनलाइट है वो उतना अमाउंट में एंटर नहीं होती है. इसके अलावा ये सेल्फ अडॉप्ट टू हीट एंड कूल होते हैं, एंड ऑल्सो एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्पफुल होते हैं इन बिल्डिंग में. और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3. ये तीनों ही चीज़ें कंट्रोल करती हैं, ऑप्टिकल, थर्मल और थर्मल एब्जॉर्प्शन को भी. इस क्वेश्चन से ही हमारे जो बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम. तो अगर इसके लिए आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं, और मैं अपना ट्राई करूँगा कि इस बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर एक क्या बेस्ट वीडियो हो सकता है वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मॉडर्न बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ. सो ये जो बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम होता है ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन पे की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होता है, और जो ऑलमोस्ट सारे ही जो इक्विपमेंट होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं. इसमें वो जनरली जो सोलर रेडिएशन आता है उससे डिपेंड होता है कि हमारा जो बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव करेगा. या तो वो बिल्डिंग को हीट करेगा या बिल्डिंग को कूल करेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंटिलेशन कूलिंग 100% untreated outdoor can be provided in location where summer design temperature are at least. सो दोस्तों, जो वेंटिलेशन कूलिंग होती है वो हम जनरली 10 डिग्री फ़ारेनहाइट में जहाँ भी कूलर टेम्परेचर होता है रिक्वायर्ड, वहाँ पे हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट कूलर देन द रिक्वायर्ड आउटडोर टेम्परेचर. इसके अलावा दोस्तों कुछ फैक्टर्स होते हैं जो
अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन को, नेचुरल वेंटिलेशन. सो व्हाट आर दीज? सो फर्स्ट इज डोमिनेंट विंड स्पीड एंड डायरेक्शन. जितना तेज या जितना किस डायरेक्शन से विंड आ रहा है, ये हमारे नेचुरल वेंटिलेशन को अफेक्ट करेगा. अगर हमारी ओपनिंग उस डायरेक्शन में है तो ये मैक्सिमम रूम को वेंटिलेट करेगा, अदरवाइज नहीं. देन सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे भी ये डिपेंड करेगा. अगर हॉट ड्राई क्लाइमेट है तो हॉट एयर इनसाइड आएगी. अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो जो कूल ब्रिजेस हैं वो रूम में एंटर करेंगे. अदर देन दिस, बिल्डिंग फुटप्रिंट एंड इट्स ओरिएंटेशन is also important. Then outdoor humidity and temperature. And last but not least, windows sizes or openings, locations of those windows and its operation. So these are some factors that may affect the natural ventilation. Let's move to the next question. दोस्तों, यहाँ से हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नॉर्म्स पर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आएंगे. और ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ अक्सर डीडीए और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में इसे पूछा जाता है. तो इसका एक थॉरो स्टडी बहुत ज़रूरी है. फ़िलहाल हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ मुझे लगेगा कि एक अलग से वीडियो होना चाहिए नेशनल बिल्डिंग कोड्स के ऊपर, या फिर उसके कुछ मेजर पॉइंट्स कवर करते हुए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट. क्वेश्चन नंबर 46 इज़, एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 नॉर्म्स फॉर रोड्स एंड पाथ इन हिली एरियाज द स्ट्रीट ओरिएंटेशन शैल प्रेफरेबली बी. तो दोस्तों, इसमें पूछा है कि जो हिली एरियाज़ है उसमें रोड और पाथ का ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट एंड वेस्ट. तो जो रोड्स होनी चाहिए या स्ट्रीट होनी चाहिए वो ईस्ट और वेस्ट साइड्स की तरफ मूवमेंट होना चाहिए उनका. लेट्स अंडरस्टैंड विथ अ डायग्राम. सो this is our directions. This is east, this is north, west and south, and this is our building. अब तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि एक हिली एरिया है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है जनरली कूलर देन दी अ फ्लैट टेरेन लैंड, बिकॉज दीज काइंड ऑफ एरियाज और हिली रीजन्स आर एट वेरी हाई एटीट्यूड जोन्स, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम हीट या मैक्सिमम सनलाइट की ज़रूरत होती है. सो सपोज this is the sun path. It goes from east to west towards towards tilting to the south.
दोस्तों अगर हमारा जो रोड और पाथ होगा वो नॉर्थ टू साउथ हो रहा है या साउथ टू नॉर्थ हो रहा है, तो इस केस में ये इतना हीट इन स्ट्रीट्स पे नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली अगर ये साउथ टू नॉर्थ इस साइड से है तो भी इतना हीट या इतना सनलाइट हमें स्ट्रीट में नहीं मिल रहा है। तो इसका जो बेस्ट केस हो सकता है वो है आइदर ईस्ट से वेस्ट साइड में जाए रोड्स और वेस्ट से ईस्ट साइड में, जो कि होता है। इससे जो स्ट्रीट्स हैं उन पे मैक्सिमम सोलर रेडिएशन आएगा और इस केस में मैक्सिमम और प्रॉपर लाइट्स जो होंगी वो स्ट्रीट्स में दिखेंगी। तो जो स्ट्रीट्स होनी चाहिए वो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर NBC 2016 in case of single room tenements the carpet area of the multipurpose single room should be at least। तो दोस्तों एक अगर सिंगल रूम का टेनेमेंट है या हम यूँ कहें कि एक फैमिली के लिए अगर एक सिंगल रूम हम दे रहे हैं तो उसका जो मिनिमम डिमेंशन होना चाहिए 12.5 मीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये जनरली इस केस में होता है permitted only in case of slum dwelling। Other than this, there is another question that frequently came in our exams, that is the minimum area of an habitable room। So the correct answer is 9.5 स्क्वायर मीटर, जिसमें एटलीस्ट वन साइड शुड बी 2.4 मीटर। तो अगर पूछेगा कि एक हैबिटेबल रूम का साइज़ क्या होना चाहिए तो 9.5 स्क्वायर मीटर, और किसी भी रूम में एक मिनिमम साइड जो कि रिक्वायर्ड होती है वो होगी 2.4 मीटर। सो हेयर वी विल skip this 3 questions because we unable to find the correct answer of these 3 questions. So let's move to the question number 51. Victor Gruen is famously referred to as, so Victor Gruen ये अपने मॉल एज अ बिल्डिंग टाइप के लिए काफ़ी फेमस थे और उन्होंने ही मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग्स डिज़ाइन करना स्टार्ट की। और जैसा कि आप जानते हैं कि मॉल में काफ़ी सारे रिटेल आउटलेट्स होते हैं, काफ़ी सारे शॉप्स होते हैं, अलग अलग फ्लोर्स में उसका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे फूड कोर्ट होता है, कुछ थिएटर के लिए यूज़ होता है, और कुछ उसमें स्ट्रीट्स टाइप के भी हम शॉप्स हम देखते हैं। तो इस तरीके के जो बिल्डिंग टाइप थे ये सबसे पहले विक्टर ग्रुएन ने कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट किया। इसके अलावा जो इन्वेंटर ऑफ पैसेंजर लिफ्ट जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ये थे एलिशा ग्रेव्स ओटिस, और इस ओटिस नाम से एक फेमस ब्रांड है लिफ्ट का जो लिफ्ट डिज़ाइन करती है। इसके अलावा जो इन्वेंटर ऑफ HVAC सिस्टम है वो थे विलिस एच कैरियर।
और जो फायर सेफ्टी सिस्टम बिल्डिंग में हम देखते हैं वो इन्वेंट किया था विलियम कॉनग्रेव ने 1812 में। और जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, जो कि था विक्टर ग्रेन, जिन्होंने मॉल एज अ बिल्डिंग टाइप डिज़ाइन किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुर्गा टेम्पल एट एहोल built by चालुक्यान बिल्डर adopted a plan of। सो द करेक्ट आंसर इज जो दुर्गा टेम्पल ऑफ आयोल थे उसे बुद्धिस्ट चैत्य हॉल से अडॉप्ट किया था उसके प्लान को। और जो बुद्धिस्ट चैत्यास होते थे उसका प्लान जनरली हॉर्स शू शेप का होता है और अंदर काफ़ी सारे पिलर्स होते हैं। और उसके सेंटर में एक स्टैचू होता है। ये जो पिलर्स होते थे चैत्य हॉल्स में, ये जनरली परिक्रमा, जो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेयर का, उसके लिए ये डिज़ाइन होते थे। और इसी तरीके के प्लान जो थे वो हम दुर्गा टेम्पल जो कि आयोल में है उसमें देखते हैं। ये जो दुर्गा टेम्पल था इसे चालुक्यांस ने बनाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द डिस्टिंक्टिंग आर्किटेक्चरल कैरेक्टर ऑफ द होयसलास ऑफ कर्नाटका इज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज स्टार शेप्ड प्लान। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरीके से ये प्लान फॉर्म होते थे और उनसे ये इस तरीके से प्लान फॉर्म एक जो फाइनल होता था वो निकल के आता था। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ स्टार शेप्ड प्लान। इसके कुछ और फीचर्स थे होयसलास के। इसमें सॉफ्ट सोप स्टोन का बहुत यूज़ होता था। देन डेकोरेटिव एलिमेंट्स होते थे। जनरली ये गॉड फिगर्स को इनसाइड और आउटसाइड दी टेम्पल में ड्रॉ करते थे। So our next question is which one of the definition correctly defines the centralized organization in architectural design। तो दोस्तों जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एक डेफिनेशन है उसमें एक सेंट्रल स्पेस होती है जो कि डोमिनेंट होती है एंड जो नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पेसेस होती हैं इसके अलावा वो ग्रुप्ड होती हैं इसी कोर और सेंट्रल डोमिनेंट स्पेस के अलोंग। तो हम पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट इज़ अ सेंट्रल स्पेस फ्रॉम विच लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस एक्सटेंड इन अ रेडियल मैनर। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन नहीं है। स्पेस इज ग्रुप्ड बाय प्रॉक्सिमिटी और शेयरिंग ऑफ अ कॉमन विजुअल ट्रेट और रिलेशनशिप, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर डी है स्पेस ऑर्गेनाइज विद द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रिड और अदर 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आ सेंट्रल डोमिनेंट स्पेस अबाउट विच अ नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पेसेस आर ग्रुप्ड। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है और ये डेफिनेशन है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें जनरली एक कोर और सेंट्रल स्पेसेस होती हैं। काफ़ी सारे टेम्पल्स जो इंडियन आर्किटेक्चर में बनते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बनते हैं। और जो भी सेकेंडरी स्पेसेस होती हैं, सपोज दिस इज़ दी मंडपा एंड दिस इज़ एंट्रेंस गेट
of any temple. तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सेकेंडरी कहलाती हैं, और जो बीच में हम ये एक डोमिनेंट स्पेस देख रहे हैं, ये इसके ही अलॉन्ग सारे जो स्पेसेस होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं. सो दिस इज़ कोर और डोमिनेंट, एंड दीज आर secondary. So our next question is, Le Corbusier developed his proportioning system, the modular, to order the dimension of that which contains and that which is contained. The basic grid consists of 3 measure proportions according to the golden sections. So they are, first, to solve this we have to first know about what is a golden ratio और golden section. So दोस्तों, जो golden ratio होता है वो होता है golden ratio ये है 1:1.618. इसके अलावा इसमें 2 मेजर फॉर्मूले हैं. a प्लस बी अपॉन ए इज़ इक्वल्स टू a अपॉन बी, और ये जो होता है ये भी 1.618 होता है, वेयर a एंड b आर 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. तो लेट्स सी थ्रू अ डायग्राम. सपोज दिस इज साइड a एंड दिस इज अगेन डिस्टेंस a, और सपोज दिस इज टोटल इज b, और ये इतना a है. तो ये एक स्क्वायर हो गया इतना, एंड देन दिस इज रेक्टेंगल. तो ये अगर 1 है तो ये होना चाहिए 1.618, और वी कैन सी दिस x इज 6.18 इन दिस केस. और हमें इन 4 ऑप्शन से यही रेशियो निकालना है. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हम किसी भी साइड को, किसी भी ऑप्शन को पहले हम चेक करेंगे. सपोज लेट्स चेक दी ऑप्शन नंबर बी. तो अकॉर्डिंग टू दिस 43/70 should be equals to or similar to 1.618. तो ये अराउंड 1.62 आ रहा है. देन हम चेक करेंगे कि साइड 70 इन डिनोमिनेटर, एंड उससे अगर हम 113 को हम अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो ये भी अराउंड 1.62 समथिंग आ रहा है. तो ये गोल्डन रेशियो के काफ़ी क्लोज हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आप चाहें तो बाकी ऑप्शंस को भी चेक करके देख सकते हैं. सो दीज आर 10 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज़ वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस देखने हैं. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. अंटिल देन, गुड बाय एंड गुड लक.